श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर के इस विशेष कार्यक्रम में मैं विकल्प शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, बीते 28 अगस्त को प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू हुए 6 साल हो गए हैं। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2014 में हुआ था। यह योजना गरीब और ग्रामीण लोगों का बैंक खाता खुलवाकर उन तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। छत्तीसगढ़ में भी लोगों को जन धन योजना का काफी लाभ मिला है। यह योजना क्या है, इसके तहत लाभार्थियों को क्या क्या लाभ मिलते हैं और समाज में इस योजना से किस तरह से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक और राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के कन्वेनर श्री परविंदर भारती से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश। सर, प्रधानमंत्री जनधन योजना को हाल ही में 6 साल पूरे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि यह योजना जिन उद्देश्यों को या ऑब्जेक्टिव्स को लेकर शुरू की गई थी, उसमें यह कितनी सफल रही है? ये योजना मैं इसको पैराडाइम शिफ्ट मानता हूं, क्योंकि सरकार की गरीबी उन्मूलन को लेके कितनी योजनाएं हम देखते आ रहे हैं इससे पहले, लेकिन जमीनी स्तर पे वो शायद उतनी पहुंच नहीं पाई और इतनी कामयाबी नहीं हो पाई। लेकिन इस योजना ने, मैं कहूं तो, एक सरकार को सीधे ही जो छोर पे खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसे जोड़ दिया। दूसरा ये है कि हम शाखाओं में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोग इसको लेके जो लाभान्वित हुए हैं, जब उनका रिस्पांस सुनते हैं तो वाकई सुन के लगता है कि टेक्नोलॉजी ने इतना संभव कैसे कर दिया कि आज लोग ऑनलाइन जो है वो डीबीटी का पैसा पहुंच रहा है। ऑनलाइन उनके पास हर चीज, जो भी सरकार की योजना बनती है, तुरंत उनके पास पहुंच जाती है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा, चमत्कार है ये। सर, जैसे जो इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं या जिन्हें हम बेनिफिशियरी कहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे रुपे कार्ड या बीमा सुरक्षा, जिसको हम इंश्योरेंस कवर कहते हैं, क्या क्या सुविधाएं उन्हें मिलती हैं? इस योजना में एक अकाउंट उनका जो खोला जाता है, एक तो यह है कि उसमें कोई भी न्यूनतम राशि नहीं रखी गई है और उनको उसमें एक रुपे कार्ड की सुविधा दी जाती है जो कि निःशुल्क है। उनको उसको महीने में एक बार उसको इस्तेमाल करना है, जो कि एक बीमा की सुविधा लेने के लिए जरूरी रखा गया उसको। जैसे आप सब जानते हैं कि बैंकिंग सर्विसेज अब जो है वो सारी सीबीएस प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, यानी कि वो कोई व्यक्ति अपना अकाउंट भारत के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकता है। तो उसके साथ इन्होंने जो अकाउंट ये खोलते हैं वो तो एक सीबीएस प्लेटफॉर्म पे खुलता है, पहला ये है। दूसरा ये है कि उसमें कोई भी न्यूनतम राशि नहीं रखी गई है और तीसरा ये है कि उसमें एक रुपे कार्ड की सुविधा दी गई है जो भी निःशुल्क है और उसमें 2 लाख का बीमा जो है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उनको दिया गया है कि उसकी एक ही शर्त है कि कम से कम महीने में उनको एक बार इस्तेमाल करना है। और जब भी कोई, जैसे जो कि राशि का एक, जो कि बीमा की ही एक शर्त है कि जब डेथ हो तो 45 डेज से पहले वो इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम जो है अपने सभी जो कस्टमर्स हैं, जो भी इनके लाभार्थी हैं, उनको बोलते हैं कि महीने में कम से कम एक बार आप इस्तेमाल करें उसको। तो इससे दोनों पर्पज इस्तेमाल हो जाते हैं। सरकार का जो योजना है कि लेस कैश इकोनॉमी की तरफ और डिजिटल तरफ जो मूव करने का, वो भी पूरा होता है। वो जो लोग हैं शायद इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका कहने का अर्थ यह है सर कि जो जैसे बीमा सुरक्षा का इसके तहत जो एक सुविधा मिलती है, उसका लाभ तभी मिल सकता है जिन्होंने जो खाता खुलवाया वो अपने खाते को निष्क्रिय ना रखें, कम से कम महीने में एक बार वो लेन देन इसमें करें, ट्रांजैक्शन करें। जी। अच्छा सर, जैसे बैंक में कई किस्म के खाते खोले जाते हैं, बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, उससे यदि हम तुलना करें तो उसके मुकाबले देखें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलने वाला खाता किस तरह से अलग होता है? ये एक बचत खाता ही है और इसमें भी वही ब्याज मिलता है जो एक साधारण बचत खाता में मिलता है। इसमें यह है कि इसमें और साधारण बचत खाता में फर्क यह है, इसमें न्यूनतम राशि की
कोई शर्त नहीं है। और दूसरा, किसी भी किस्म का चार्ज या खर्चा इन खातों में नहीं डाला जाता, चाहे वो एटीएम कार्ड का खर्चा हो, चाहे वो न्यूनतम बैलेंस का खर्चा हो। तो इस तरह का कोई भी खर्चा इस खाते को नहीं लगेगा। ऐसा करके ये जो खाता जो है उसका प्रारूप बनाया गया है। अच्छा सर, यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में अपना खाता खुलवाना हो तो उसे क्या करना होगा, किस तरह की औपचारिकताओं को उसे पूरा करना होगा? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। इस खाते को खोलने के लिए इतना विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे कि उन व्यक्तियों को खाता खोलने के लिए अपने घरों से दूर जाना ना पड़े और अपना समय ना खराब करना पड़े। शाखा तो है ही, बट इसके लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एक विशाल सेना में बोलूं तो तैयार की गई है, जो कि हर एक गांव में उपलब्ध है। उनके पास वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो खाता खोल सकते हैं। और खाते के लिए उनको 2 फोटोग्राफ लेके जाना है और साथ में एक आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है, और वो ये दोनों चीजें लेके जाके वो खाता कहीं भी खोल सकते हैं। कई सुदूर गांव हैं जहां लोग रहते हैं जहां पे शाखा नहीं है और वो शायद उनसे बहुत दूर है, शायद ट्रांसपोर्ट का भी सेवा उपलब्ध ना हो। तो हमने क्या किया है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक मॉडल है जिसके तहत जो एक ग्राहक मित्र बोलते हैं वो उनके वहां पे रहते हैं, और वो नॉर्मली पंचायत घर हो या इस तरह की जगह पे वो रहते हैं जहां पे लोगों को पता रहता है कि हम जहां जाके खाता खोल सकते हैं। क्योंकि इस जगह की इसकी जो पब्लिसिटी है काफी रहती है, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर के थ्रू भी रहता है कि जनधन खाता में के बारे में बात करूं तो आज छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ जो है लाभार्थी जुड़ चुके हैं अब तक, और जो अकाउंट में जो बैलेंस है वो 4,400 करोड़ का है। इतना विश्वास लोगों ने व्यक्त किया है इस योजना पे। जी, विश्वास भी है, और मैं आपको कहूं साधारण शब्दों में तो लोग सरकार से सीधे जुड़ चुके हैं। और अगर मैं जैसे बात करूं कि जैसे ये कोरोना काल लगभग मार्च में शुरू हुआ, तो इन खातों के चलते सरकार तुरंत सहायता इनको उपलब्ध करवा पाई, क्योंकि ये खाते खुले हुए थे। तो आपको पता होगा जैसे गरीब कल्याण योजना में उन्होंने हर एक महिला के खाते में 500 रुपया डाला, तो इस तरह से और बीटी के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया गया, तो लगभग 147 करोड़ रुपया इन 2-3-4 महीनों में ट्रांसफर किया गया। तो ये बहुत बड़ी सहायता उन लोगों को करवाई जा सकी क्योंकि इनका खाते मौजूद थे। और जब इस समय में जिनके नहीं भी थे तो उनको भी जब पता चला कि इस तरह से, तो हम लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है और इसमें काफी स्कोप है कि इसमें और क्या क्या जुड़ेगा। आई थिंक ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स आएंगी तो वो लोगों तक पहुंच पाएंगी। मतलब आपका कहना है कि इसमें जो गवर्नमेंट जिन योजनाओं में सब्सिडी देती है वो भी सीधे इसमें आ जाती है, जैसे उज्ज्वला योजना है, उस तरह की भी राशि इसमें सीधे आ जाती है? बिल्कुल जी, जैसे आपने उज्ज्वला योजना, जैसे इवन गैस सब्सिडी है या हर तरह की जो राशि है वो सीधा डायरेक्ट इन खातों में जाती है। तो सर इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ होगा कि एक तो जो ट्रांजैक्शन है, जो सब्सिडी आती है उसमें पारदर्शिता बढ़ी होगी और भ्रष्टाचार भी रुका होगा, जो लीकेज हम जिसको कहते हैं वो भी इसमें काफी हद तक रुक गया होगा। बिल्कुल, पहले तो लाभार्थियों का जो आइडेंटिफिकेशन ये इटसेल्फ ही एक बहुत ही अजीब सा सिलसिला था कि पैसा आता भी था और लोगों को मिलता भी नहीं था, और जो एक्चुअल जिन लोगों को पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाते थे। आज इस योजना में आज की डेट में कोई भी आदमी व्यक्ति जनधन का खाता कहीं भी खोल सकता है। वो सीधा खोलेगा और आधार के साथ लिंक करेगा और अपना उसका जो भी, जैसे बीपीएल का है तो बीपीएल के साथ उसका जुड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि सीधी की सीधी राशि जो है जब सरकार डालती है तो तुरंत शायद 1 सेकंड से भी कम समय में उसके खाते में आ जाती है। भारती सर, आपने ये बताया कि इस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने गांव-गांव में एक नेटवर्क तैयार किया है बैंक ने, जिसको ग्राहक मित्र भी कहा जाता है। तो इस योजना को संचालन के लिए, इसको कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बैंक के अधिकारी कर्मचारी हैं या और भी जो ग्राहक मित्र बनाए गए हैं, क्या उनको विशेष प्रशिक्षण दिया गया? क्योंकि इसमें क्या होता है, गांव में जिन लोगों के खाते खुल गए हैं या जिनके खाते खोले जाने हैं, कई लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो क्या इन्हें बैंक ने कोई विशेष प्रशिक्षण भी दिया है? जी, सबसे पहली बात तो यह कि ये पूरा प्रोसेस है इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि इसमें कम से कम जो है वो टेक्निकल चीजें आए।
और दूसरा ये है कि जैसे आपने प्रशिक्षण की बात की, जी बिल्कुल, इसका पूरा का पूरा सेंसिटाइजेशन शाखाओं के पूरे स्टाफ को दिया गया और जो भी बीसीज हैं, जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, गांव-गांव में जो बैठे हुए हैं, उन सबको शाखा के साथ जोड़ा हुआ होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है जो शाखा से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि वो वहां पे एक अकाउंट खोल के शाम को वो सीधा के सीधा शाखा में ले आते हैं, जहां पे अल्टीमेटली उनका फिर एक अपलोड करके तो फाइनली बैंक में रखा जाता है। तो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनका अपना ट्रेनिंग सिस्टम भी रहता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस से चलता रहता है। जैसे जैसे कोई नई फंक्शनैलिटी आती है, कोई नई चीज आती है, तो उनको बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जहां तक लाभार्थी का संबंध है, तो उनको खाता खोलने के लिए आधार कार्ड और फोटो लेके आना है और उसके बाद जब पैसा निकालना हो, जमा करवाना हो, तो वहां पे एक मिनी एटीएम टाइप मशीन रहती है जो पॉस मशीन है, तो वो अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं और अपना पैसा साथ ही रसीद निकल जाती है। बड़ा पारदर्शी सिस्टम है ये, तो उसमें रसीद भी निकलती है, कितने पैसे हमने जमा करवाए, कितने पैसे निकलवाए। और साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें जुड़ चुकी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 12 रुपए पे उपलब्ध है, जिसमें आकस्मिक कोई मृत्यु होती है यानी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जिसमें भी 2 लाख का प्रावधान है बीमा राशि का, पर वो उसमें एक्सीडेंटल एज वेल एज नॉर्मल डेथ कवर रहती है। और साथ ही अटल पेंशन योजना है। तो ये तीनों जो स्कीमें पहुंचाई जा रही हैं, और मैं आपको बताऊं कि ये भी एक सरकार का बहुत नोबल और एक इतनी अच्छी पहल है जिसने बहुत से लोगों को ऐसी सुविधा दी है, जबकि गांव के लोगों को इंश्योरेंस तो हम सोच नहीं सकते। आज इवन पढ़े लिखे लोग भी इंश्योरेंस सोच के लेते हैं, और वही इंश्योरेंस जो है वो इतने कम दरों पे इन लाभार्थियों को दी गई कि जब बीमा राशि उनको कभी हम देते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि इतना पैसा हमें मिल रहा है, कि जबकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि इतना पैसा हमें मिलेगा। वैसे मतलब विपरीत स्थिति में तो पैसा उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो काम करता है। जी, जब उनको ब्रेड अर्नर की जैसे डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो फैमिली इज ऑन द रोड, उनके पास कोई नहीं है, और कोई ऐसे पैसा भी उनको कोई कौन देगा, कोई स्कीम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे में जब उनको इस तरह सहायता मिलती है तो वो नॉट ओनली अपने परिवार को संभाल पाते हैं, बट आगे भी उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य का रास्ता खुल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य में इसका प्रारूप बहुत बड़ा होने वाला है। श्रोताओं, परविंदर भारती जी से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम आपको इस योजना के बारे में इसके कुछ लाभार्थियों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। दुर्ग जिले की अनीता निर्मलकर ने बताया कि जन धन खाता खुलवाने के बाद उन्हें न सिर्फ आर्थिक लेन देन में आसानी होती है, बल्कि अब वे काफी बचत भी कर लेती हैं। मोर नाम अनीता निर्मलकर है। मैं कल्याण नगर छावनी भिलाई से हूँ। पहले मोर पास खाता नहीं रही से, लेकिन जब से जनधन योजना 2014 में चालू हुई से, तब मैं जनधन खाता खुलवा हूँ। ओकर से मोर आर्थिक लेन देन भी हुई से और बचत के भी सहायता मिली से। फिर ओकर बाद कोरोना काल में मोर केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपया 3 किस्त तक मिली से, जेकर से मैं घरेलू चीज में उपयोग करे हूँ, और गैस सिलेंडर सब्सिडी में भी मोला सहायता मिली से। एक लिए मैं यहाँ प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित और आदिवासी बहुल बस्तर जिले की लक्ष्मी कश्यप का कहना है कि जनधन खाता खुलवाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब सरकारी सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आ जाता है। मेरा नाम लक्ष्मी कश्यप है। मैं ग्राम घाटपदमू से हूँ। मेरे पास प्रधानमंत्री जनधन खाता है। मुझे इससे एक कार्ड भी मिला है, जिससे मैं जब चाहूँ तब एटीएम से पैसा निकाल सकती हूँ। सबसे अच्छा, इस खाते को खोलने में पैसा नहीं लगा और खाते में पैसा जमा रखना भी जरूरी नहीं है, और सरकारी योजना के लाभ का पैसा इस खाते में आता गया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। तो श्रोताओं, ये आपने सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री जनधन योजना ने छत्तीसगढ़ में लोगों, खासकर गरीब, ग्रामीण और मजदूर वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाया है। तो आइए एक बार फिर हम परविंदर जी से इस योजना के और भी पहलुओं के बारे में बातचीत करते हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि बैंकों पर लोड तो बढ़ा है, क्योंकि बैंक कई तरह के लोन देती हैं। इसमें कार के लिए लोन होता है, हाउसिंग लोन भी होता है, और अब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी काम जो सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक उसमें। तो किस तरह से बैंक ने अपने
ढांचागत बदलाव किए हैं। इस बदलते समय में बैंक ने अपने आप को किस तरह से तैयार किया है, खासतौर से जब सरकार का उद्देश्य वित्तीय समावेशन का या जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, हर व्यक्ति को बैंकिंग क्षेत्र में शामिल करने का है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे आप जानते हैं कि जो बैंक्स की ओनरशिप है वो सारी की सारी भारत सरकार की है, तो नेचुरली जो भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना बैंक एक महत्वपूर्ण साधन है उसमें। तो इसको सुचारू रूप से फोकस करने के लिए वित्तीय समावेशन का सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर पूरे केंद्र में रखते हुए इस पे काम किया जाए। तो बैंक ने क्या किया, अपनी शाखाओं में एक विभाजन किया। जैसे आपने बताया कार लोन या दूसरी लोन या जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लोन, उसके लिए शाखाएं अलग की हैं। जो वित्तीय समावेशन का काम करेंगी वो शाखाएं अलग कर दी हैं, और जो वित्तीय समावेशन वाली शाखाएं हैं उनका उस वर्टिकल का नाम रख दिया है FIMM, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट। तो वो जो उस समावेशन में वो सारी की सारी एक्टिविटी जो वित्तीय समावेशन को लेकर भारत सरकार के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें सारी की सारी अक्षरश उसी स्पिरिट में वो इम्प्लीमेंट की जाती है। उसमें जितना ग्राहक सेवा केंद्र का जितना बड़ा नेटवर्क है उसको बड़े अच्छे तरीके से संभालने की व्यवस्था है, जिससे कि वो लोग अपना काम जो अच्छे तरीके से कर सकें, या जो उनको बाधाएं सेवाएं पहुंचाने में आती थी उसका तुरंत निवारण हो सके, सो दैट कि वो वहां पे जितने भी लाभार्थी हैं उनको सुचारू रूप से वो सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करा सके। तो ये ढांचागत परिवर्तन सबसे बड़ा ये है कि जो वित्तीय समावेशन की शाखाओं को अलग करना और उसका एक अलग से वर्टिकल बनाना। सर, अभी आपने बात की ग्राहक सेवा केंद्र की, गांव-गांव में एक नेटवर्क तैयार हुआ है। कुछ साल पहले हम ये देखते थे कि जो हमारे गरीब भाई बहन हैं या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उन्हें बैंक जाने में एक किस्म की घबराहट होती थी, एक झिझक होती थी। उनको लगता था कि ये शायद उनसे दूर की चीज है, ये उनकी चीज नहीं है, क्योंकि वहां का माहौल देखकर, वो बाकी चीजों को देखकर वो जाने में थोड़ा सा घबराते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो ग्राहक सेवा केंद्र है उन्होंने उनकी उस झिझक को तोड़ा है। आप क्या मानते हैं? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जितने भी लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और सीमित दायरे में रहते थे, तो वो बैंक में जाने से घबराते थे और कोई चीज पूछना उनके लिए बहुत बड़ी बात है, और शायद जिस तरीके से उनको जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए तो उस तरीके से वो नहीं करवा पा रहे थे। तो जिससे ये एक बहुत बड़ा एक गैप जो है वो बना हुआ था, तो वो सारी चीजें जानकारी उनके पास नहीं पहुंच रही थी। तो ग्राहक सेवा केंद्र में उसी गांव का कोई व्यक्ति रहता है, वो कोई रिटायर्ड अधिकारी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या कोई युवा भी हो सकता है जो अपना कार्य भी कर रहा है और साथ में ये भी कार्य कर रहा है। तो वो उन्हीं के गांव का आदमी होता है जो जिससे वो पूरी तरह परिचित होते हैं, और उससे वो अपनी भाषा में, क्योंकि भाषाओं का भी आप देखते हैं फर्क पड़ता है काफी, वो उन्हीं की भाषा में उनसे बात करके तो अपने पूरी झिझक जो पूरी दूर करके वो पूरी बात कर सकते हैं, विस्तार में पूछ सकते हैं जितने भी उनके मन में जो भी शक शुबे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा पैसे के बारे में, जो कि वो नॉर्मली जो हेजिटेट करते हैं, हिचकते हैं कि बात करने में, वो उसके साथ कर सकते हैं। इसीलिए इतना विस्तार हुआ। जैसे मैं बताया कि 4,400 करोड़ रुपया जो है इन 1.5 करोड़ खातों में है, तो उसका ये सीधा सीधा ये साबित हो रहा है कि उन लोगों ने इस स्कीम को पूरी तरह समझा, और वो इसीलिए समझ पाए क्योंकि उनको समझाने वाला व्यक्ति उनके ही बीच का व्यक्ति था, जिससे वो खुल के बात करते थे, और उस व्यक्ति ने उनको समझाया कि आप जो पैसा आपके पास होता है खर्च कर दोगे, इस पैसे को खाते में जमा करवा दीजिए। तो धीरे धीरे उनमें पैसे जोड़ने की आदत पड़ गई, उससे क्या वो भविष्य में पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर उन्होंने किसी को पैसे भेजने होते थे तो वो भी एक समस्या रहती थी, जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो उसने उनको बताया कि अगर आपने पैसे जमा करवाओगे तो अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं तो यहीं से भेज सकते हैं आप। तो उससे भी उनको समझ में आया, उससे क्या हुआ कि पैसा और उन्होंने जमा करवाया अपने खाते में। तीसरा, अगर कोई ऋण लेना हो, कुछ भी छोटी मोटी जो चीजें लेनी हो, तो वो भी वो वहीं से मिल सकती थी, क्योंकि सरकार की काफी स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, सब्सिडी है, तो वो भी सुविधा उनको डोर स्टेप पे मिली। उससे क्या हुआ कि उनका जो आर्थिक स्तर था वो बड़ा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सरकार उसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है जैसे किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करती है, हमारा भी उसी तरीके से स्तर जो है उसी तरीके से है। और चौथा, अगर जैसे कोई इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, जैसे शहर में कोई आदमी इंश्योरेंस लेता है तो बीमा लेता है, उसी तरीके से बीमा का उनको भी लगा कि बीमा का तो फायदा है, अगर हम 12 रुपए से लेके या 330 रुपए में बीमा करवाते हैं तो कल को जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो कम से कम वो राशि उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। और
अटल पेंशन योजना जो है लास्ट में अगर वो थोड़ा थोड़ा पैसे अगर जमा करवाएंगे तो लास्ट में उनको पेंशन मिलेगी। तो वो सारे के सारा जो कॉन्सेप्ट है फ्रॉम बचपन से लेके लास्ट तक की जो यात्रा है वो सारी की सारी यात्रा उन्होंने अपने घर बैठे अपनी भाषा में समझी हो। तो उसका परिणाम ये है कि हर जो स्कीम जो इनिशिएटिव जो आज अवेलेबल है बैंक की तरफ से सरकार की तरफ से उसका वो लोग पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। मतलब जैसा आपने कहा कि योजना एक फायदे अनेक। जी कि खाता एक फायदे अनेक। सर एक सवाल और जहन में आता है कि आपने जैसा भी बताया कि छत्तीसगढ़ में अकेले हमारे राज्य में लगभग 1.5 करोड़ खाते खुल गए हैं, लेकिन यदि हम बैंक के स्टाफ की बात करें तो वो तो सीमित ही है। हमारी जो शाखाएं हैं बहुत ज्यादा, उस तुलना में तो स्टाफ बढ़ा नहीं है। तो जो खाते खुले हैं, इतने सारे खाता धारक आपके बैंक से जुड़े हुए हैं बैंकिंग सेक्टर से, तो उस लोड से आप कैसे निपटते हैं? क्या कोई ढांचागत परिवर्तन भी किया गया है इस योजना को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए? जी, इनको निर्विघ्न सेवाएं और जब भी का समय हो वो सारी सेवाएं उनके डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए हमारे पास CSP का नेटवर्क है जिसको हम कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। वो लगभग 2000 के करीब हमारे यहाँ पे हैं। तो वो जो जाल है वो लगभग हर गांव में, हर जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो वहां पे है और उनके पास एक मिनिमम कैश बैलेंस रहता है, 25,000 रुपीज का कैश बैलेंस रहता है, जिससे वो जो भी लेन देन है आराम से कर सकते हैं। तो गांव में जैसे आप, ऐसा नहीं है कि कभी जैसे कोई बुजुर्ग है तो जरूरी नहीं कि बुजुर्ग ही पंचायत आए और पैसा ले, तो चूंकि गांव में एक दूसरे को जानते हैं तो वो संदेशा भेज देते हैं, तो वो खुद ही चले जाते हैं उनके घर पे। तो वहां पे जैसे गांव में माहौल अलग ही होता है, तो बुजुर्ग रहते हैं तो उनका उसी बायोमेट्रिक लेके वहां पे पैसा दिया जाता है या जमा किया जाता है। तो इस तरह से अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी ने इस काम को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि उनको अपने घर में बैठे हुए ही वो अपना बैंक के खाते का संचालन कर सकते। ये सबसे बड़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है इस खाते का। सर आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में हैं और आपने बहुत करीब से, न सिर्फ आपको बैंकिंग सेक्टर का इतना अच्छा अनुभव है, लंबा अनुभव है, छत्तीसगढ़ राज्य को भी देखा है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की खूबी ये है कि ये जो है वो एक आदिवासी बहुल राज्य है, ट्राइबल डोमिनेटेड राज्य है और एक बड़ी आबादी यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहनों की है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि ये योजना छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जो कि उतने अभी अग्रणी राज्यों में शुमार नहीं हुए हैं, कितनी ये इफेक्टिव साबित हुई है ये योजना, और छत्तीसगढ़ के लोगों का जो प्रतिसाद है इस योजना के प्रति, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो प्रतिक्रिया है या उनका जो झुकाव है, वो आपको कैसा देखने को मिला है? जी, पिछले दिनों मैं जगदलपुर गया था तो मौका मिला अंदर तक जाने का, तो मैंने देखा वहां पे जिन जिन लोगों के पास जिन्होंने अकाउंट खोला था तो वो अपना अनुभव शेयर करने लगे, तो मैं देख के खुद भी हैरान हो गया कि इतना परिवर्तन उनकी जिंदगी में आ चुका है। हालांकि जैसे देखा जाए तो यहाँ पे काफी, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि ट्राइबल एरिया है और दुर्गम इलाके हैं, पहुंचना भी नहीं है, लोग अपने अपने मतलब एक अलग एक परंपराओं से जुड़े हुए हैं, तो उन सारी परंपराओं को काट के यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में चुनौती है। लेकिन मैंने एक चीज देखा कि जैसे जैसे लोग इस तरीके से बैंक के साथ जुड़ते जा रहे हैं तो उनका एक अलग ही संबंध बनता जा रहा है मुख्य धारा से। मैं ये सबसे बड़ा इस दुर्गम क्षेत्र में जो लोग जो हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उनका ये होगा कि वो लोग सीधे मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लाभ लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं, किसी को अर्जी लेके नहीं जाना, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ एक खाता खोलना है और उस खाते से अपने आप उनके राशि पहुंचती जा रही है, अपने आप उनके डोर स्टेप पे वो सारी सुविधाएं मिल रही है जो एक बड़े शहर में है, जो एक मेट्रो शहर में है, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में है, किसी भी एक शहर में एक दूसरा व्यक्ति ले रहा है। तो ये सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि इस कायाकल्प से हुआ है कि जो लाभार्थी शहर में एक लाभ उठा रहा है वही एक दुर्गम क्षेत्र में बैठा हुआ, बस्तर जैसे इलाके में बैठा हुआ, बस्तर के इंटीरियर जो गांव है जहां पे शायद नेटवर्क भी नहीं पहुंचता है, वहां पे भी नेटवर्क क्रिएट किया गया है, वहां पे वीसेट लगाए गए हैं सो दैट कि वो सारी सुविधाएं वहां बैठे प्राप्त कर रहे हैं। भारती साहब, एक अंतिम सवाल, आपको बैंकिंग क्षेत्र का एक बहुत लंबा अनुभव है और आप SLBC के यहाँ कन्वेनर भी हैं, तो
कई योजनाएं आपने देखी होंगी जो बैंकों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आपने बताया भी कि एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही है। हमारे इस इंटरव्यू के दौरान आपने इसे कहा भी है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को आप कितना प्रभावी मानते हैं और हमारे समाज के लिए, जो भारत का समाज में विविधता बहुत, इसमें अमीर हैं, गरीब भी हैं, हर तरह के लोग हैं, जो हमारी आर्थिक स्तर है कई किस्म का है यहाँ पर, तो ये कितना आप लाभकारी मानते हैं? और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो अभी आप बता रहे थे कि इसने कई लाभ पहुंचाए हैं, जैसे ट्राइबल इलाके में तो जो सूदखोर होते हैं गांव में, उनसे मुक्ति मिली है, पारदर्शिता आई है, इसके माध्यम से लोग भ्रष्टाचार से अब इसमें मुक्ति मिली है लोगों को। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूं कि लोगों में बचत करने की एक आदत बनी है। पहले पैसा आता था तो कभी यहां वहां पे उड़ जाता था, लेकिन अब कम से कम बैंक में, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं को वैसे भी बचत करने की आदत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है, तो अब उनके पास एक माध्यम हो गया है, तो उनकी डिपेंडेंसी अपने गांव के सूदखोर पे अब नहीं है वहां पे। तो आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि आपको बैंकिंग क्षेत्र का भी एक लंबा अनुभव है, तो ये मेरा एक सवाल है। जी, आपने ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई है। बिल्कुल, ये जो लोकल मनी लेंडर के ट्रैप से ये लोग निकले हैं इससे, और इनमें एक दूसरी भी एक मूवमेंट चल रही है इसके साथ साथ ही, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह। उसमें ये लोग आपस में मिलके, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो औरतों के ही ग्रुप्स ज्यादा है, वो कुछ भी काम करते हैं, चाहे वो जैसे हैंडीक्राफ्ट्स का हो या कोई डेयरी का हो, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो उन्होंने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है इससे। तो इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिचौलिए निकल गए, सरकार डायरेक्ट उनके तक पहुंच पाई और उन्होंने इसका लाभ होते हुए देखा, उन्होंने अपने जीवन में वो परिवर्तन महसूस किया। तो मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इन स्कीमों की, जो इस खातों के थ्रू पहुंच पाई यहां पे, और इसका आगे भी भविष्य में जो मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे ये विस्तार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इनमें और विविधता स्कीमों में आती जा रही है, और डेफिनेटली ये लोग अपना जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर बिल्कुल अब उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी और ये लोग उसी तरीके से मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और वही संभावनाएं इनके लिए भी के दरवाजे पे आ जाएंगी जो एक शहर में लोगों के लिए रहती है। तो इसी के साथ मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए सभी भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में अपने नियरेस्ट सीएसपी पॉइंट, नियरेस्ट शाखा में तुरंत जल्दी से जल्दी आज ही खाता खुलवाएं, सो दैट कि आप भी वो सारी की सारी सुविधाएं ले सकें जो बाकी सब लोगों को मिल रही हैं और जो आप तक नहीं अभी तक पहुंच पाई हैं। कृपया करके नियरेस्ट सीएसपी पॉइंट, नियरेस्ट बीसी और अपने नजदीक की शाखा में जरूर पधारें। परविंदर भारती जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने इस पूरी योजना के जितने भी पहलू हो सकते हैं, या हम यूं कहें कि जितने भी रंग या आयाम हो सकते हैं, उसके बारे में हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को बहुत आसान लफ्जों में और बहुत सरल ढंग से आपने बताया। आकाशवाणी परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था प्रधानमंत्री जनधन योजना पर हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।